नमस्कार, साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज के अंक में हमारी परिचर्चा का विषय है साहित्य संसार में पाठकों का पक्ष। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समीक्षक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और समालोचक चंद्रनाथ मिश्रा। राजेंद्र गुप्ता जी और चंद्रनाथ मिश्रा जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत गुप्ता जी मैं आपसे करता हूं। और हम लोगों ने लेखकीय विमर्श तो खूब किए हैं, लेकिन पाठक के पक्ष को जानने की अमूमन कोशिश कम होती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक पाठक किताब को पढ़ने के लिए क्यों उत्सुक होता है? क्या ऐसी चीज़ होती है जो एक पाठक को किताब अपनी तरफ खींचती है? और उसमें भी कथ्य महत्वपूर्ण होता है, शिल्प महत्वपूर्ण होता है, संवाद महत्वपूर्ण होते हैं। क्या पक्ष है जो एक पाठक को किताब के प्रति आकर्षित करता है? देखिए नोटियाल जी, एक पाठक जब कोई किताब ढूंढता है या पढ़ने के लिए, मेरा तो अनुमान यह है, क्योंकि मैंने जैसा किया, मैं तो हमेशा से आनंद के लिए पढ़ता था। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्योंकि आनंद के लिए पढ़ने वाला दूसरा पक्ष तो आ ही जाता है, और समीक्षा के लिए पढ़ने वाला या किसी खास उद्देश्य से पढ़ने वाला व्यक्ति होगा तो उसे आनंद नहीं मिलेगा। जैसे आप योग में जाते हैं या वर्जिश में जाते हैं तो खेल का आनंद नहीं मिलता है, खेलते हैं तो वर्जिश हो जाती है। क्या बात है। तो ऐसे हम तो आनंद के लिए पढ़ते थे। क्या बात है। और आनंद के लिए पढ़ने में मैं समझता हूँ कि दोनों फायदे साथ साथ हो जाते हैं। दोनों फायदे साथ साथ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी माना कि आप आनंद के लिए ही पढ़ते हैं, लेकिन आनंद का प्रेरक भी क्या बनता है? किसी किताब का कथ्य, उसका जो विषय है, उसका जो संवाद है, उसका जो प्रवाह है, क्या चीज़ होती है जो बतौर पाठक आपको आकर्षित? देखिए, आनंद के लिए तो कथा महत्वपूर्ण है। कथा महत्वपूर्ण है जी। कथा इसलिए महत्वपूर्ण है, कथा हजारों वर्ष से सुनते चले आ रहे हैं हम लोग जी। और आज भी पुरानी कथा में भी नाविन्य भरा रहता है जी। आप एक बच्चे को कथा सुनाइए जी कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों जंगल में गए, रानी को शेर ने काट लिया या खा गया या सांप ने काट लिया और वो मर गई, कहानी खत्म हो गई। तो बच्चा इस कहानी को यहाँ पूर्ण नहीं मानता है। वो कहा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। उसको लगता है कि कहानी कहाँ पूर्ण हुई है। तो कथा ही महत्वपूर्ण है उसमें। जी जी। राजेंद्र गुप्ता जी, आप बातचीत को जिस मोड़ पर ले आए हैं उसी से एक सवाल चंद्रनाथ मिश्रा जी आपके लिए आता है। और जैसे गुप्ता जी कह रहे हैं कि पाठक की अभिरुचि, वो उनका ये कहना है कि आनंद के लिए पाठक पढ़ता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो लेखक हैं, खासकर आज के दौर में जो लेखक हैं, वो किताब लिखते हुए पाठक की अभिरुचि का भी ध्यान रखते हैं? देखिए, कुछ लेखक मानते हैं जी कि साहित्य का उद्देश्य स्वयं की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अच्छा। और उन्हें पूरी स्वतंत्रता के साथ लिखना चाहिए जी। लेकिन कुछ अन्य लेखक पाठक की रुचियों और उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हैं जी। अब विश्वास रखते हैं कि उनकी कृतियां अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें, ऐसी कोशिश रहती है जी। तो अधिक से अधिक पाठक उनसे जुड़ सकें जी। तो पाठक की अभिरुचियों का ध्यान रखना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है जी। एक लेखक के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है जी। एक तो संचार और जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण है। लेखन एक संवाद की तरह होता है जी। तो लेखक और पाठक के बीच एक संबंध स्थापित होता है जी। लेखन उसका मीडियम है जी। अगर लेखक पाठकों की रुचियों और भावनाओं को ध्यान में रखता है जी। तो वो संवाद और जुड़ाव मजबूत होता है। जी जी। एक तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। दूसरा, इसका एक वाणिज्यिक एंगल भी है जी। ऐसे लेखक जो पाठकों की मांगों और बाजार की ज़रूरतों को समझते हैं जी, तो वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से उनकी किताबें सफल हों जी, इसलिए भी वो जो है पाठक की अभिरुचि का विशेष ध्यान रखते हैं जी। फिर यह है कि समसामयिकता, कंटेम्पोरेरियसनेस जो है जी,
वो भी ज़रूरी है। जी तो पाठक अक्सर ऐसी कहानियों की तलाश में रहते जी। हैं जो उनके वर्तमान जीवन के संदर्भों, भावनाओं और समाज की प्रवृत्तियों से मेल खाती हो। मेल खाती हो। जी तो उसकी कृतियाँ अधिक प्रासंगिक होंगी अगर वो मेल खाएंगी, उनमें एक कंटेम्पोरेरियस वो होगा तो वो ज़्यादा मेल खाएंगे उससे। जी तो इसलिए वो लोकप्रिय भी हो सकती हैं जी इन मापदंडों पर। जी फिर अब ये इन दिनों जी आजकल जो पाठक साहित्य में पाठक की जो पसंद है, जी। जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जी तो आधुनिक साहित्य में पाठक की पसंद का ध्यान रखते हुए जी। इसकी प्रवृत्ति बहुत व्यापक हो गई है। अच्छा। इसमें क्या है कि जो साहित्य मैंने हाल में पढ़ा है जी उसमें कई लेखक पाठक की अभिरुचियों को समझते हुए अपनी शैली को ढाल रहे हैं। अच्छा। यथार्थवाद और समसामयिक मुद्दों को जी ले रहे हैं जी अपनी रचनाओं में। जी कई लेखक जो हैं वो समाज के समसामयिक मुद्दों जैसे लैंगिक असमानता, जी पर्यावरण की समस्याएं, जी महानगर में रहने की समस्याएं और वहाँ की जो जटिलताएं हैं जीवन की, जी शहरीकरण के प्रभाव, जी है ना। जी तो ये विषय आज के पाठकों के लिए प्रासंगिक है है जी, ना, जी और उनकी अभिरुचियों के अनुरूप होते हैं। जी फिर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कथाएं लिखी जा रही हैं। जी तो आधुनिक पाठक भावनात्मक गहराइयों और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं, है ना, इनमें अधिक रुचि रखते हैं। जी ऐसे साहित्य को पढ़ते हुए पाठक अपनी भावनाओं और आंतरिक जो संघर्ष हैं उसके जो जुड़ाव हैं जी उनके साथ तादात्म्य स्थापित करते जी हैं। जी ठीक है। जी फिर कुछ हाइब्रिड शैली के लेखन हो रहे हैं आजकल, जी जिसमें जैसे मान लीजिए कि आप कोई ऐतिहासिक चीज़ लिख रहे जी हैं बिल्कुल। तो उसमें थ्रिलर का एलिमेंट डाल रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। जी जी अब हम इस बात पे बहस नहीं कर रहे हैं कि इसका औचित्य क्या है। जी। मैं एक विशुद्ध पाठक, आज के पाठक के पॉइंट ऑफ व्यू से सामान्य पाठक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल है ना। बिल्कुल। वो ऐसी अपेक्षा रखते हैं। विज्ञान कथा में रोमांस, खासतौर से आप टेलीविजन के सीरियल्स में देखते हैं इस तरह की चीज़ें, है ना। इसमें पाठक की रुचियाँ अधिक व्यापक रूप में इसका ध्यान रखा जाता है। अब निष्कर्ष के स्वरूप में आप कह सकते हैं कि लेखक को ये समझने की जरूरत है कि पाठक की रुचियों को ध्यान में रखना कभी कभी जरूरी हो जाता है ना, खासकर यदि वो अधिक से अधिक पाठकों तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। जी जी। हालांकि ये लेखक की रचनात्मक स्वतंत्रता और उसके साहित्य की मूल भावना से समझौता किए बिना होना चाहिए। जी ये कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप ये इस तरह से अनिवार्य हो जाए। जी चंद्रनाथ मिश्रा जी, आपने बतौर पाठक एक लेखक के सामने जितनी शर्तें और जितनी चीज़ें रखी हैं उससे तो लेखक जाहिर सी बात है एक दबाव में रहेंगे। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज के दौर में जब हम पाठकीयता के संकट से भी गुजर रहे हैं तब इतनी सारी कंडीशंस को ध्यान में रखकर कितने लेखक खासकर हमारी हिंदी पट्टी में लिख पा रहे होंगे। थोड़ा सा विषयांतर करते हुए राजेंद्र गुप्ता जी मैं आपके पास आता हूँ और आपसे अब ये जानने का मन है कि बतौर पाठक आपकी अभिरुचियाँ मैं जानता हूँ बहुत विस्तृत हैं और आपका फलक बहुत बड़ा है, आपके घर में बहुत समृद्ध लाइब्रेरी है। क्या पढ़ना पसंद करते हैं, वो जो पुराने दौर के लेखक हैं उनको या जो नए दौर के आजकल हमारे लेखक हैं इनको? किसमें ज़्यादा आनंद, अगर आप मानते हैं कि आनंद, और दूसरा ये भी कि क्या विधा है, कहानी, कविता, नाटक, संस्मरण, यात्रा वृतांत, जो बतौर पाठक आपको ज़्यादा आकर्षित करते हैं? देखिए, मैं तो मूल रूप से उपन्यास का पाठक हूँ जी, लेकिन उसके बाद पाठक मतलब उपन्यास के बाद यदि मुझे कोई चीज़ पसंद है तो यात्रा विवरण और संस्मरण। अच्छा। क्योंकि संस्मरण एक व्यक्ति का निजी अनुभव है और व्यवहारिक अनुभव है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं जी। और यात्रा विवरण तो अच्छे हैं ही हैं। यात्राओं में प्रकृति का विवरण साथ में रहता है, मनुष्यों का परिचय रहता है, किसके साथ कैसा व्यवहार किया, वो सब रहता है उसमें।
दूसरा, मुझे जो लेखन पसंद है, जो मैं पढ़ता हूँ और मुझे चाहिए होता है, ढूंढता हूँ मैं, वो ये रहता है कि जो आज जो समस्याएं हैं उनके हल कहाँ मिलेंगे। तो भविष्य में तो मिलेंगे नहीं। आज मान लीजिए कोई समस्या आ रही है, जैसे आज हमारे यहाँ बड़ी समस्या है लिव इन रिलेशनशिप। एक बहुत उदाहरण लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है ना। लिव इन रिलेशनशिप हमको लगता है कि बहुत नई चीज़ है, लेकिन आप पुराने साहित्य में जाएंगे तो हमारे अप्सराओं का जन्म क्यों हुआ। क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण। हमारे प्राचीन साहित्य ने अप्सराओं का जन्म क्यों किया, आप सोच के देखिए। वो पक्ष कहीं वहाँ भी हाँ, मौजूद था। देखिए कोई जो काम भावना है ये जन्मजात भावना है और प्रकृति की प्रदत्त भावना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। और सबसे मूल भावना है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कामस्तदग्रे ऐसा बोला गया है जी। सबसे पहला जन्म काम का हुआ, कामना का हुआ, उसके बाद ही सृजन का प्रारंभ हुआ है। बहुत बड़ी बात। तो मैं तो जब वर्तमान में जो समस्या होती है मैं देखता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने उसको कैसे हल किया। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, या जो मैं साहित्य पढ़ता हूँ, मैं ये नहीं मानता कि जो सृष्टि का प्रारंभ 2500 या 3000 या 4000 या ईसा से 5000 साल पहले हुआ। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि यह जो सृष्टि है यह विधाता ने पूर्वम अकल्पयेत, यथा धाता पूर्वम अकल्पयेत, ये शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने कहा कि जो ये सृष्टि आज निर्माण हुई है ये तो पहले भी थी, पहले भी ये समस्याएं थी, ये चक्रीय गति में चल रही है। अच्छा। ये सब समस्याएं पहले हो चुकी हैं। आज विज्ञान भी इसको कुछ एंटी प्रतिसृष्टि कुछ मानता हुआ कर रहा है बातें। जी। हम ये मानते हैं। अब वर्तमान का हल ढूंढने के लिए मुझे प्राचीन में जाना पड़ता है, और प्राचीन में वो समस्याएं आई हूँ तो उनको मैं ढूंढता हूँ, इसलिए मैं उपन्यास पढ़ता हूँ, उसके बाद यात्रा संस्मरण, उसके बाद दूसरी चीजें, और कविताएं मुझे जो क्लासिक कविताएं, जैसे मेरा प्रिय कवि तुलसीदास है। अच्छा। तो जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो उसका निराकरण वहाँ नहीं मिलेगा आपको तुलसीदास में। हाँ, उन्होंने खुद भी लिखा है, जैसे सभी लोगों ने कहा, पहला ही उसका जो श्लोक है उसमें आप पढ़ेंगे कि नाना पुराण आगम निगम सबके नाम लिए हैं, और उसके बाद उन्होंने जो लिखा है वो महत्वपूर्ण है। क्वचित अंतयोपी, कुछ मैं अपनी बात भी करता हूँ। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ऐसा जब उन्होंने लिखा है स्वांतः सुखाय, जैसा भी मिश्रा जी कह रहे हैं कि लेखक को ये सब ध्यान में रखना चाहिए। अभी लिखा तुलसी ने यह है कि स्वांतः सुखाय होना चाहिए। अच्छा। अच्छा। देखिए, लेकिन वो स्वांतः सुखाय तो नहीं लिख रहे हैं, आप देखेंगे। एक जगह कह रहे हैं कि निज कवित्व के लाग न फीका, किसको अपना कविता फीकी नहीं लगती है, लेकिन दूसरी जगह लिखते हैं कि कविता वही अच्छी है जो दूसरे बुद्धिमान लोगों को आनंद दे। तो मतलब कहीं पाठक उसके ध्यान में तो है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेखक के ध्यान में कुछ तो है जी जी कि भाई ये समसामयिक लोग पढ़ेंगे, मेरी कविता को क्या कहेगी, और उन्होंने लिखा भी है ये सब बातें। तो मैं समझता हूँ कि पाठक तो ध्यान में लेखक के रहता ही है, लेकिन महत्वपूर्ण है उसका स्वांतः सुखाय। अपने को अभिव्यक्त करने के लिए वो करता है। और मैं देखता हूँ कि जब कहानी, जैसे कहानियाँ आज की हैं, जैसे मिश्रा जी ने कहा कि उसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य होता है, ये तथ्य होता है, बहुत सारी बातें आ गई, समस्याएं आ गई है इस जीवन की, लेकिन उपन्यास उसमें बड़े फलक पर चला जाता है। और जीवन की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो उसमें वो लेता नहीं है। जैसे अभी मैंने एक उपन्यास पढ़ा शिव मूर्ति का, बहुत चर्चित हुआ, अगम बहे दरिया। अगम बहे दरिया, बहुत सुंदर उपन्यास, बहुत अच्छा उसने शुरुआत की उस उपन्यास की, और घटनाएं, वर्णनात्मकता, वर्तमान का सब कुछ लिया, लेकिन वहाँ हार जाता है मनुष्य, वहाँ हार जाता है। उसका नायक जो है हार जाता है, दोनों नायक जो उसके आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये बड़ा विचलन पैदा करता है मन में, और एक उदासी जगाता है। मनुष्य का हारना मुझे पसंद नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जगत में मनुष्य हारने के लिए पैदा हुआ ही नहीं है। क्या बात है। अंतिम क्षण तक, क्योंकि जब ये जीवन मुझे मिला है तो ये हार जाए, क्योंकि जब हमारे शंकराचार्य कहते हैं जीवो ब्रह्मेव न परा, जीव ब्रह्म से अपर कुछ नहीं है, तो मैं हार कैसे सकता हूँ सृष्टि से। तो नए जो हमारे नया साहित्य है उसमें आपको लगता है कि कहीं कहीं लेखक जीवन से हारमान साबित होता है? जिजीविषा की कमी तो है, जिजीविषा की कमी है। क्या बात है। जीने की जो इच्छा है वो ये मुझे लगता है, ये भी जो हमारा पाश्चात्य साहित्य या ग्रीक साहित्य जिसको हम कहते हैं, जो ट्रेजेडी में विश्वास रखता है,
वो, क्योंकि हम जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। पर लेकिन गुप्ता जी, इसमें अर्नेस्ट हेमिंगवे की ओल्ड मैन एंड द सी जैसी कृतियां भी हैं। हाँ देखिए, ओल्ड मैन एंड द सी लगातार संघर्ष से जूझते हुए भी आदमी, देखिए मैंने भी वो पढ़ी है जी, लेकिन वो खुद तो हार गया ना। हाँ, खुद हार गया। खुद हार गया। आप मुझे कोई एक उदाहरण बताइए जो यहाँ जिजीविषा का लेखक हो और उसने आत्महत्या कर ली हो। लेकिन पश्चिम में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिस्ट नीचे जैसा आदमी पागल हो जाता है, अर्नेस्ट हेमिंगवे आत्महत्या कर लेता है। क्या कारण है, क्यों हार जाते हैं? जिजीविषा का साहित्य लिखने वाले क्यों हार जाते हैं? क्योंकि उनको जीवन श्रेष्ठ लगता नहीं है। क्या बात है, हमें जीवन श्रेष्ठ लगता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप गुप्ता जी कह रहे हैं। और राजेश गुप्ता जी, मैंने वही कहा कि आपका जो अध्ययन का फलक है वो बहुत बड़ा है, और जिस तरह से आप ये एक बहुत नया पक्ष मिश्र जी, गुप्ता जी लेकर आए हैं हमारे बीच, कि पुराने साहित्य और नए साहित्य में ये जो जिजीविषा का मामला है, जो जीवन के संघर्षों को लेकर जो एक लड़ाई है, उसमें नए लेखक कहीं कमतर साबित होते हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? या वो उस तरह से व्यक्त नहीं कर, या जो कर भी रहे हैं अंत में वो खुद ही हार जा रहे हैं? ये लेखक स्वयं हार जा रहा है। लेखक स्वयं हार जा रहा, तो ये एक बड़ा। लेकिन अब मैं थोड़ा विषयांतर करता हूँ गुप्ता जी, और चंद्रनाथ मिश्र जी के पास मैं इस सवाल के साथ जा रहा हूँ कि एक वो दौर था मिश्र जी, आपको ध्यान होगा, जब हम सभी जिस दौर से उभर कर आए हैं, वो उपन्यास होते थे जिसको हम लुगदी साहित्य भी कहते थे। उस दौर में गुलशन नंदा एक बहुत महत्वपूर्ण नाम थे, और उन उपन्यासों को पढ़कर लोगों ने एक तरह से पढ़ना सीखा। फिर वो प्रेमचंद की तरफ आए, फिर वो गुरुदेव टैगोर की तरफ गए, साहित्य की तरफ वो तब गए। हमारे दौर में पाठकीयता भी एक बड़ा संकट है, किताबें आ रही हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। आपको क्या लगता है कि वो दौर ठीक था, या उस तरह का कोई दौर अगर आता है तो क्या इस संकट का कोई समाधान नज़र आता है आपको? देखिए, लुगदी साहित्य जी, एक्चुअली पल्प फिक्शन एक एक्सप्रेशन है इंग्लिश हाँ, का, पल्प फिक्शन, जिससे हमने ये लुगदी साहित्य बोरो की। अच्छा, तो पल्प फिक्शन का वो 70 और 80 का जो दौर था, जब गुलशन नंदा, सुरेंद्र मोहन पाठक, हाँ, है ना, प्रेम वाजपेयी, इब्ने सफी बीए, तो हम लोग भी उस समय विद्यार्थी जीवन में थे और बड़े चाव से पढ़ते थे। फिर उसके बाद कृष्णचंद्र और मांटो पर हम शिफ्ट हुए, फिर प्रेमचंद और ये सब, तो उसका अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो अपनी तरह का वो अनोखा समय था, और उस समय के उपन्यासों ने मनोरंजन और रोमांच के माध्यम से एक नया पाठक वर्ग तैयार किया था। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, है ना। खासकर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में ये उपन्यास सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होते थे जी, और बहुत इनकी उपलब्धता बहुत आसान होती थी। इवन सड़क की पटरियों पर भी, पान की दुकानों में मिल जाते, किराए पे मिल जाते, किराए पे, और पाठकों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत लोकप्रिय थे। उसके पहले अगर थोड़ा जाइए आप, तो जैसे चंद्रकांता संतति, वो उस ट्रेडिशन से वो बारो हुए थे। हालांकि उसमें डाइल्यूशन हुआ उसमें, लेकिन वो ट्रेडिशन भी बहुत समय तक चला और उसने अपनी छाप छोड़ी जी। आज के समय में हालांकि साहित्य का स्वरूप बहुत बदल गया है पिछले 10 सालों में। डिजिटल युग में पाठक वर्ग भी विभाजित हो गया है ना। इसमें उनकी रुचियां बहुत विविध हो गई हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, वेब सीरीज और जो तमाम डिजिटल माध्यम है मनोरंजन के, वो आ गए हैं। तो वो बेसिकली हमारे जो ध्यान का स्पैन है ना, उसकी डिमांड कम हो गई है। मतलब आप बहुत कम समय में चाहते हैं कि हम बहुत कुछ जान लें। बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन का इनफ्लो इतना ज़्यादा हो गया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेसिटी तो वही है। आपको चाहे कितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन प्रोसेस तो आप एक सीमा है ना, उसी सीमा तक उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक कह रहे हैं। तो वो जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग पर एक बोझ के रूप में रहती है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं।
तो वो अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी दिखाती है। जी। आप बहुत से मामलों में कंफ्यूज रहते हैं, आप किसी डिसीशन तक नहीं पहुंच पाते कि राइट और रॉन्ग की बीच की जो चॉइस होती है ना, उस डिसीजन में आप कहीं कहीं चूक जाते हैं। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि आपके पास विकल्प बहुत ज़्यादा है, इतने विकल्प की आपको ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। तो ये रूप बदला है साहित्य। वो जो ये जो रूप है जो आप टेलीविज़न पर वेब सीरीज देखते हैं, वो भी पल्प फिक्शन ही, लुगदी साहित्य ही है वो कोई उससे इतर, कोई उससे बड़ी चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन चूंकि आपका एफर्ट कम लगता है, आप दृश्य श्रव्य माध्यम से टेलीविज़न के आगे उसको देख रहे हैं, तो आपको गहन चिंतन और गहन लेखन की जो ज़रूरत है वो कम महसूस होने लगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जब वो कम महसूस होती है, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो आप उसकी तरफ जाना भी नहीं चाहते हैं। बहुत सही कह रहे हैं, ठीक है। तो जब वो एक मार्केट क्रिएट हो गया, इसका एक बाजार क्रिएट, इस तरह के जो ऑडियो विजुअल मीडिया है इसका एक बाजार क्रिएट हो गया। वो बाजार भी आपके ऊपर दबाव बनाता है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसके साथ में, और बहुत सी वाणिज्यिक गतिविधियां जुड़ी हुई हैं। तो जो गहन चिंतन और लेखन की प्रक्रिया है, लिखने वाले के लिए भी और पढ़ने वाले के लिए, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहीं बैकग्राउंड में चली जाती है। क्या बात है। तो इस तरह से मैं इसको देखता हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल बहुत सही विश्लेषण आप कर रहे हैं है ना चीज़ों तो का। अगर कोई लेखक इन जरूरतों को ध्यान में रख के लिखता है जी, तो वो अपनी तरह से पाठक को प्रभावित करता है, करेगा, पाठक निश्चित तो रूप से। प्रभावित होता है जी, लेकिन फिर वो अपनी तरह से प्रभावित होता है, जी, और उसके दुष्परिणाम भी हैं। वही, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इमेजिनेशन की ज़रूरत है, एक बच्चे को जब आप कहते हैं भाई डायनासोर कैसा हो, तो वो इमेजिन करता है कि भाई वो इतना बड़ा ह्यूज होगा, इतनी बड़ी उसकी पूंछ होगी, इतनी बड़ी उसकी बॉडी होगी, है ना। यहाँ अब इसमें उसको अपनी इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रेडीमेड दिखाई दे जाता है। तो वो जो कैपेसिटी है ना उसकी, उसका क्षरण होता है, उसकी उस क्षमता का, सोचने, कल्पना की शक्ति का क्षरण हो जाता है। क्षरण होता है जी। तो ये इसके दुष्परिणाम है। जी। मिश्र जी, जिस तरह से आप इसका पूरा एनालिटिकल एक आपने दिया, इससे जो आपका वक्तव्य है, इससे पाठकीयता के संकट का भी थोड़ा कारण पता चलता है कि हम लोग इतने जल्दी चीज़ों को रिसीव करना चाहते हैं। और जो आपने श्रव्य, दृश्य, ऑडियो विजुअल फॉर्म की बात की, कि जब हम किताब में पढ़ते हैं, जो कल्पना करते हैं, उससे जो चित्र बनता है और जो सामने उपस्थित होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। फिर मिश्र जी, आपके वक्तव्य के बाद मैं जरा विषय अंतर करता हूँ और राजेंद्र जी के पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि आजकल हम जो साहित्य पढ़ते हैं, पिछले, खासकर अगर मैं 4-5 दशक की बात करूं तो जी, ऐसा लगता है कि कई बार जैसे हम साहित्य के जरिए एक विचारधारा को स्थापित कर रहे हैं, और जब हम ये करते हैं तो कई बार आश्चर्य होता है, मिश्रा जी भी स्वीकार करेंगे और आप भी स्वीकार करेंगे, कि बहुत सुंदर कहानियाँ भी छोटी हो जाती हैं, बहुत सुंदर कथ्य भी, वो विचारधारा के आवरण में, उस फ्रेम में चीज़ों को सेट करने की वजह से। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, विचारधारा की जो समस्या आई है, जी, जब मैं पढ़ता था हमारे सामने भी थी, जी, लेकिन हमने विचारधारा देख करके कोई साहित्य पढ़ा नहीं। जी, क्योंकि एक तरफ हमारा पौराणिक साहित्य कहिए या उपन्यास कहिए या कथा कहानियाँ कहिए, पुराने ज़माने की, ऐतिहासिक, ज़्यादातर मैं ऐतिहासिक पढ़ता था। लेकिन जब मैं पढ़ने में थोड़ा, जैसे जासूसी किताबों से सामाजिकता की तरफ गए, सामाजिक किताबों से साहित्य की तरफ गए, तो साहित्य में जब हमने विचारधारा, जिसको आज कह रहे हैं, आज मुझे मालूम पड़ता है कि वो विचारधारात्मक था। अच्छा। जैसे कृष्णचंद्र के दादर पुल के बच्चे पढ़ रहा था मैं, मुझे नहीं लगा कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा की साहित्य है उस समय। आज लगता है कि वो था। अच्छा। जब मैं राही मासूम रजा का पढ़ता हूँ कोई उपन्यास, या पढ़ा मैंने, तो उसने कोई विचारधारा नहीं थोपी। ये विचारधारा तो जो पार्टी के लेखक थे जो बाद में रहे, अच्छा, वो थोपने लगे। पार्टियों ने मजबूर किया उनको, जी। तो उनका हसरा आपने देख लिया। भाई आज
मैंने बल्कि बात की, मैंने कहा जिसको हम कम्युनिस्ट साहित्य कहते हैं वो कम्युनिस्ट रिजीम से पहले आ गया, अच्छा जिसको आज कह रहे हैं हम। जी। किसी कम्युनिस्ट रिजीम ने 90 साल में गोरकी जैसा लेखक पैदा किया। गोरकी कम्युनिस्ट राइटर नहीं था, नहीं उससे पहले था वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। तो आप ये देखिए विचारधारा चाहे दक्षिण की हो, चाहे पश्चिम की हो, चाहे क्या कम्युनिस्ट हो, पश्चिम वामपंथी हो, विचारधारा तो साहित्य को कमजोर कर देगी, कमजोर कर देगी। और विचारधारात्मक साहित्य लिखना तो पार्टी साहित्य लिखो ना भाई, साहित्य में क्यों जा रहे हो? क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं जी। साहित्य में क्यों जा रहे हो? साहित्य मनुष्य बेसिकली मूलभूत रूप से आनंद के लिए है जी। पर ऐसा होता है, आपको बतौर हाँ, पाठक ऐसा क्या होता लगता है। विचारधारा प्रभावी हो जाती है और हुई है। और जिन जिन उपन्यासों को हमने पढ़ा है विचारधारा के रूप से, कुछ उपन्यास बहुत अच्छे हैं। जैसे एक चीन का उपन्यास मैं पढ़ रहा था, यांग मो का शायद उपन्यास है वो, और वो उपन्यास बहुत अच्छा है जी। वो तंग करता है वो नायिका को, अच्छा। तो नायिका को मारता पीटता है, बोलता तू लिख करके दे, लिख करके दे कि मैं कम्युनिस्ट हूँ। तो कहती मैं तो 10 बार लिख दूँ, 50 बार लिख दूँ, जितनी बार क्या लिख दूँ, लेकिन क्या कम्युनिस्ट होना इतना आसान है कि लिख करके दे दूँ? क्या बात है, क्या बात है। जैसा गैलीलियो ने को जब कह रहे हैं, उसने मैं तो 50 बार लिख दूंगा कि पृथ्वी नहीं घूमती है, लेकिन इस पृथ्वी का क्या करूं मैं जो निरंतर घूम रही है। सही है, सही है। इसलिए विचारधारा ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने विचारधारा के लिए भी लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। मैंने सबको पढ़ा है जी, इसीलिए विशिष्ट रूप से खोज के वामपंथी लेखकों को पढ़ा। अब देखिए वामपंथ का इप्टा के जो सर्जक में थे, जो संस्थापकों में अमृतलाल नागर भी थे। बिल्कुल थे। लेकिन अमृतलाल नागर का कोई उपन्यास विचारधारा के ऊपर नहीं है। चाहे आप सुहाग के नूपुर लीजिए और अंतिम करवट और पीड़िया लीजिए, वहाँ विचारधारा प्रभावी नहीं है। कथ्य प्रभावी है, कहानी प्रभावी है, और पठनीयता तो अद्भुत है। कहानी कहने का जो ढंग है वो मैं समझता हूँ भारतीय साहित्य में मैंने जिनको पढ़ा है उसमें मुझे 2 लोग अप्रतिम लगते हैं। बंगला के विमल मित्र जी, और हिंदी के अमृतलाल नागर। अच्छा। और उसके पहले मैंने जिनको पढ़ा भगवती चरण वर्मा। राजेंद्र गुप्ता जी, ये सवाल थोड़ा इसलिए भी लगातार हमारे लिखने पढ़ने वालों के बीच आता है कि कई बार विचारधारा साहित्य में बहुत शानदार कृतियों को एक तरह से खराब भी करती है, कुछ छोटा भी कर देती है, लेकिन आपका जो वक्तव्य है आया इस पर, वो आंखें खोलने वाला है और उम्मीद है कि हमारे लेखक उसका नोटिस लेंगे। मिश्र जी, इस ऑडियो विजुअल युग में जब हम सब लोग, और ख़ासकर आज साहित्यिकी के इस मंच पे हम पाठकों के सरोकारों पर चर्चा कर रहे हैं, लेखकों के सरोकारों पर तो रोज ही होती रहती है, ये जो डिजिटल युग आ गया है इसमें पाठकीयता का जो संकट है, इसको आप किस रूप में देखते हैं, और आने वाले टाइम में हमारे पास किस तरह का साहित्य आ सकता है, जिस तरह से पाठकों की अभिरुचियाँ बदल रही हैं, लेखकों का लिखने का तरीका बदल रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी? आज के टाइम में पढ़ने की संस्कृति पर तो बहुत संकट है। अच्छा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है जी। सबसे मुख्य बात है ध्यान का भटकना। जो हमारा जो अटेंशन है ऑडियो विजुअल कंटेंट जैसे वीडियो, पॉडकास्ट, शॉर्ट क्लिप, ये जो है ये जल्दी से ध्यान आकर्षित करते हैं, आप अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं जी। तो उससे क्या है, लोगों की गहन लेखन को पढ़ने में रुचि कम होती जा रही है क्योंकि एफर्ट कम इन्वॉल्व है, स्वाभाविक एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। फिर धैर्य की कमी। ऑडियो विजुअल सामग्री तत्कालीन संतुष्टि प्रदान करती है, इंस्टेंटेनियस, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपने कुछ देख लिया, कुछ पढ़ लिया, जबकि पढ़ने में धैर्य और ध्यान की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत होती है। आज की पीढ़ी का धैर्य स्तर घटता जा रहा है। आप देख लीजिए पेशेंस की कमी है, जगह जगह आप देखिए वो व्यवहार में भी आ रहा है। व्यवहार में रोड रेज जो आप देखते हैं, थोड़ा सा धीरज नहीं है कि भाई साइड में होके खड़े हो जाओ, जिससे लंबे साहित्य और गंभीर अध्ययन। ये जो पाठकों का पक्ष है साहित्य में, ये इतना विराट है, इसके कई सारे डायमेंशंस हैं, कई तरह की चुनौतियां भी हैं, कई तरह की संभावनाएं भी हैं। इस पर विस्तृत चर्चा करने निकले तो पूरा दिन भी मेरे ख्याल से कम पड़ता है, लेकिन कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा है। बहरहाल राजेंद्र गुप्ता जी और
चंद्रनाथ मिश्रा जी, आप दोनों साहित्यिकी के इस मंच पर आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के सामने शेयर की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार कुछ नए मेहमानों को लेकर किसी नए विषय के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।